अ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 माध्यमिक फिजिकल साइंस में करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसे पूरे एक वीडियो के अंदर में समझने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। देखते हैं कितना कर पाते हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंटेंट के साथ, बट उससे पहले बता दूं ये है हमारा 8 दिन का सीरीज। हम 8 दिन में फिजिकल साइंस के पूरे कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बच्चे लाइव बैठे हुए हैं वो ऑलमोस्ट हमारे साथ डेली जुड़े रहते हैं। उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन पर ड्रॉप करके ये बताएं कि 8 दिनों का हमारा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। देखिए, सबसे पहले 8 जो कंटेंट है इस चैप्टर में जिससे ये पूरा चैप्टर बना है वो क्या क्या है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही सबसे पहले आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक्स को समझना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। करंट फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। तो इलेक्ट्रॉन आखिर फ्लो हो क्यों रहा है? सॉरी, लाइव सेशन है एंड आई एम नॉट गुड हेल्थ कि मैं डायरेक्टली बात कर पाऊँ, तो थोड़ा इंटरप्शन से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का पीछे का रीजन है पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस में एक और कॉज है यहाँ पर ईएमएफ। तो हम आज इस फर्स्ट कंटेंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीछे से रिलेटेड ये सारे टर्म्स को जानेंगे कि चार्ज क्या है, किस तरह से करंट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रोल प्ले करता है, ईएमएफ क्या होती है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, कह सकते हैं, काइंड ऑफ बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। लेकिन बेसिक होने के बावजूद ये ऐसी चीजें हैं जो छोटे क्लासेस में बहुत कम पढ़ाई जाती है, डिफरेंट बोर्ड्स में पढ़ाई जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 10 के बच्चों को एज पर डब्ल्यूबीबीएससी, अगर आपने सिर्फ बोर्ड बुक पढ़ा है, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ा है, तो मे बी इसके बारे में आपको डिटेल आइडिया नहीं होगा। इसलिए इस पर मुझे थोड़ा गौर करना पड़ेगा। यहाँ पर यूनिट्स वगैरह सब बताऊंगा। फॉलोड बाय, जैसे मैं सेकंड कंटेंट में एंटर करता हूं, यहाँ पर मेरे पास आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, आप लोगों ने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा डिस्कशन होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्कस करेंगे। फॉलोड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी यहाँ पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को शुरू कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। बहुत लेंथी कंटेंट होते हैं ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इवन फ्यूचर के लिए, यानी 11 12 के लिए, अगर आप फिजिक्स के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, फिजिकल साइंस को फिजिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। इवन हीटिंग इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड क्या है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक जनरेटर्स को थोड़ा बहुत जानेंगे, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को जानेंगे। अब चूंकि ये वन शॉट है तो मैं बहुत डिटेल्स में तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं बस उन्हीं पर गौर करूंगा और कोशिश करूंगा उन्हें इलैबोरेट कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल से। ये है हमारा फर्स्ट आर्टिकल। देखिए, फर्स्ट आर्टिकल मैंने यहाँ ओपन किया। अब मैं फर्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। थोड़ा मैं स्क्रीन साइज को बड़ा कर देता हूँ। ओके, देखिए, तो अगर मैं फर्स्ट आर्टिकल आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं तो फर्स्ट आर्टिकल के दौरान सबसे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वर्ड के बारे में कुछ बेसिक्स को पढ़ा है। मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो वर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड क्या होता है, चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिस विच causes it to experience a force when placed in electric और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज वर्ड क्या है, तो बहुत बार बच्चों से पूछने पर कि व्हाट इज अ चार्ज, कहते हैं सर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, विच इज नॉट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। बट द पॉइंट इज कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसके टाइप्स हो गए। तो चार्ज से आप क्या समझते हैं? और अगर मैं आपसे एक एमसीक्यू के दौरान ये पूछ दूं चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है या नहीं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली डिफाइन कैसे होता है। इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज ऐसी चीज नहीं है जिसको इफेक्ट हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड में भी चार्ज को एक्सपीरियंस, चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डेफिनेशन था वो क्लियर हो चुका है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर when it is placed in any electrical or magnetic field it can experience a force. Okay, and these charges are of two types, positive and negative. चार्ज की यूनिट क्या होती है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। चार्ज की यूनिट जो होती है वो होती है कुलम। ओके, चार्ज की यूनिट होती है कुलम। यहाँ कुलम मैंने कहा मेंशन किया है, मुझे दिख नहीं रहा है, उसे मैं बताता हूँ। चार्ज की यूनिट होती है कुलम, में भी मैंने इसके बाद मेंशन किया हो। इसके बाद हम लोगों को एक और वर्ड पढ़ना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जहां बच्चे गलती करते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं और Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला है, इसे हम अप्लाई करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने पिछला आर्टिकल पढ़ाया जहां पर मैंने आपको चार्ज का डेफिनेशन दिया, डिफरेंट टाइप्स बताएं, वहां पर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके क्वेश्चन लिख देंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस को कमेंट करते रहिए, मैं सेकंड स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ किनके क्या क्वेश्चंस आएंगे और उसके बेसिस पर मैं वो आंसर भी देता हुआ जाऊंगा, जिससे हमारा लाइव सेशन और थोड़ा प्रोडक्टिव बन पाए। ओके, सो फार देयर इज नो क्वेश्चन। चलिए मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझा देता हूँ। ये बहुत ही बेसिक सा आर्टिकल है, स्टार्टिंग में है, इसलिए बच्चों को बहुत कम डाउट्स आएंगे। जितना एडवांस करते हुए जाएंगे डाउट्स आना स्टार्ट होंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो डेफिनेशन है ना, वो इसी डेफिनेशन में छुपा हुआ है या फॉर्मूला में छुपा हुआ है, Q इज इक्वल टू एन ई। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और एन क्या है? मैं बोल रहा हूँ एन एक इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल जो वर्ड है इसे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। द वर्ड इंटीग्रल मल्टीपल जो स्टैंड कर रहा है वो क्या कहना चाह रहा है? मल्टीपल तो आप समझते हैं मल्टीप्लाइड, और वो मल्टीप्लाइड बाई एनी इंटीजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5। यानी मैं अगर चार्ज का 5 टाइम्स करूं तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 5 टाइम्स करूं तो वो क्यू कहलाएगा। इस क्यू को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ चार्ज्ड बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक बॉडी में जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है उसे हम क्या कह सकते हैं? जितना भी उसमें चार्ज प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है। ओके, अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने +5 लिया, क्या ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल भी नेगेटिव पॉसिबल है। तो प्लस माइनस एन ही होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई होप ये डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्लियर हो चुका है। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्लियर करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बेसिस पर अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करें तो बेसिकली दो टाइप आती है। एक आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा सिलेबस करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के साथ हमारा कोई डिस्कशन नहीं है। इन केस अगर थोड़ा बहुत स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को समझने की कोशिश करें तो बचपन में आप लोगों को एक्सपेरिमेंट कराया जाता है ना कि आपके पास कोई कंघी है, उस कंघी को अगर आप सूखे बालों पर रब करते हैं तो उसके बाद उसमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। वो था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसा नहीं है कि वो बस छोटा सा चीज है उतने में कवर हो जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे लॉज हैं। कुलम्स लॉ वहां भी आता है। कुलम्स लॉ हमारे सिलेबस में भी है, थोड़ा देख लेते हैं उसे। ओके, तो यहाँ दोनों डेफिनेशन देने के बाद बताई गई है। ओके, यहाँ पर हमारे पास डिस्कस किया जा रहा है सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास कूलम्ब है और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज हमारे पास आता है स्टैट कूलम्ब। स्टैट कूलम्ब का दूसरा नाम ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी है। ये याद रखिएगा, रीजन ये है ना कि कभी कभी आपको स्टैट कूलम्ब वर्ड की जगह पे ईएसयू दे देता है। बच्चे चूंकि चार्ज के एसआई यूनिट कूलम्ब को याद रखते हैं तो वो स्टैट कूलम्ब इजिली याद रख पाते हैं, बट जब वर्ड ईएसयू आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ईएसयू यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू भी एक्चुअली सीजीएस यूनिट है चार्ज का। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। डायमेंशन वैसे आप लोगों से पूछता नहीं है, इसका डायमेंशन आईटी होता है। इसके डायमेंशन के बारे में हम लोग फॉर्मूला में समझ लेंगे, डोंट वरी, हम लोग थोड़ी देर में ही स्टार्ट करने वाले हैं। क्यों आईटी होता है इसके बारे में, चार्ज का डायमेंशन मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। रिलेशन बिटवीन कूलम्ब एंड स्टैट कूलम्ब, इस तरह के क्वेश्चन हमारे डब्ल्यूबी बोर्ड में हमसे नहीं पूछे जाते हैं। मतलब आपको कूलम्ब और स्टैट कूलम्ब का रिलेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास एक लॉ है जिसे हम लोग कुलम्ब्स लॉ कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, वो हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैं उसे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर हमारा वो लॉ दिया गया है और मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसका टोटल मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो मैं समझा दूंगा, पहले लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पर लॉ है, जरूरत पड़ने पर स्क्रीनशॉट ले लें। इससे पहले कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज मेरा वेट ना करें कि मैं आपसे पूछूं तब डाउट ड्रॉप कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे लाइव कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं वहां पर आपके कमेंट को देख लूंगा। चलिए अभी मैं करता हूँ क्या हूँ, स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुलम्ब्स लॉ जो है वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। Here what I have taken, there are two charges, one of them is a positive charge, I'm taking q1, another is a negative charge q2. They are not supposed to be necessarily to be positive and negative only, both of them can be the same charge or different. अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो उनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, अगर सेम चार्जेस होंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्स फोर्स ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा।
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो डिपेंड करता है चार्जेस के ऊपर में, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए जो चार्ज लिया वो दोनों ऑपोजिट लिया है, इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, लेकिन लॉ में जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों बोला जा रहा है। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल जो चैप्टर पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद है तो वहां पर जो लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वाइट बहुत हद तक सिमिलर है। कहता है कि दो चार्जेस को अगर ऐसे एक दूसरे के पास प्लेस किया जाए जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के फोर्स ऑफ फील्ड को, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ फील्ड जो है उस पर एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, उस कंडीशन में, यानी कि दो चार्जेस को आपने एक दूसरे के पास रखा है जिनका डिस्टेंस आर है, इस कंडीशन में ये दोनों एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इस फोर्स के बारे में कहा जा रहा है दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है। जो उनके चार्जेस है Q1 और Q2, उनके प्रोडक्ट के साथ ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इररेस्पेक्टिव कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है, क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है, रिपल्सन का हो सकता है। अट्रैक्शन रिपल्सन डिपेंड करता है इनके चार्जेस के साइन पर, अदरवाइज ऑलवेज ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन छोड़ देते हैं दोनों के प्रोडक्ट पर। दूसरा जो चीज कहता है इस लॉ का जो सेकंड पार्ट है, जो फाइनल पार्ट है, कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब इसे समझते हैं। कह रहा है कि अगर दोनों का चार्ज Q1 और Q2 है तो उसके प्रोडक्ट के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हमारा लॉ है, ओके। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर इसका चार्ज मैं ले लेता हूँ 2 कूलम्स और इसका चार्ज लेता हूँ 3 कूलम्स, तो फोर्स जो हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 6 कूलम। ये नहीं कह सकते इक्वल्स होगा, ठीक है, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल बोला गया है। वेरएज यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि अगर वो डिस्टेंस उसके पास 2 यूनिट्स है तो ये हो जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 यूनिट, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों लॉस को, दोनों रूल्स को, लॉज जो हमारे पास आए हैं उनको एक साथ कंबाइन कर दूं तो हमारे पास क्या निकलेगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पर आप अगर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो F इज इक्वल्स टू सम K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर स्टैंड करेगा। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकल के आता है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकल के आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसे मैंने देखिए यहाँ पर इस तरह से फॉर्म में लिखा है, ठीक है। ये हमारा वो फाइनल फॉर्म लिखा है जो मैंने वहां पर दिखाया था, देख सकते हैं क्वाइट उसी तरह का फॉर्म है। चूंकि मैथमेटिकली यहाँ लिखना थोड़ा दिक्कत होता है इसलिए मैंने यहाँ इस फॉर्म में से लिख रखा हुआ है। तो यहाँ तक हम लोगों ने अपने कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर सेशंस करते हैं उनके लिए ये हम लोगों ने कंप्लीट करके रखा हुआ था। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। अभी फिलहाल मैं थ्योरी डिस्कशन पे ध्यान दूंगा। तो पहला जो डिस्कशन हमारा था वो यहाँ पर कवर होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट किया। मैं आप लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाऊंगा, जो कि फाइनली लीड करेगा टुवर्ड्स ईएमएफ, जो कि फाइनली लीड करेगा टुवर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसका जो फर्स्ट पोर्शन है ये बिल्कुल वही डिस्कस हो रहा है। अभी तक मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है अपने स्क्रीन पर, तो मैं कंटिन्यू करूंगा अपने क्वेश्चन को। ओके, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, व्हाट इज एनई। एनई जो हमारे पास टर्म आया था, हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के टाइम पे देखा। एनई हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनई क्या है, तो एनई क्या है, हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है, यानी कि किसी भी एक चार्ज बॉडी में कितना चार्ज है। एन इंटू ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जो भी आप इंटीग्रल मल्टीपल कर सकते हैं वही उसका चार्ज बनेगा। किसी भी चार्ज बॉडी में जो अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है वो एन ई ही है। इलेक्ट्रॉन का कोई इंटीग्रल मल्टीपल ही निकलेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही निकलेगा, यही क्यू इज टू एन ई कहता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पर स्टार्ट हो रहा है। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक डेफिनेशन हमारे पास स्टैब्लिश करने की मैं कोशिश करूंगा, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, ये फॉर्मूला दिया गया है। देखिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक चार्ज है तो हर एक चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड होगा जो कि सर्कुलर फील्ड होता है। इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा। मैं अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेता हूँ तो जैसे ही कोई दूसरा चार्ज यहाँ एंटर करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अट्रैक्शन या रिपल्सन अकॉर्डिंगली वो फील करेगा। मैं यहाँ पर एक यूनिट चार्ज लेता हूँ क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट को मैंने कहाँ रखा है, इस फील्ड के बाहर। इस कंडीशन में अभी मैं इस चार्ज को टेस्ट चार्ज बुलाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लिया है क्यू नॉट और इसे मैंने इन्फिनिटी में रखा है, क्योंकि वो फील्ड के बाहर है इसलिए हम लोग इसे इन्फिनिटी बुलाएंगे। इन्फिनिटी से जैसे मैं इसे फील्ड में लाऊंगा,
आई हैव टू डू सम वर्क डन, राइट। मैं इन्फिनिटी से किसी एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को फील्ड के अंदर में ला रहा हूँ, जो कि एक फील्ड है इलेक्ट्रॉन E का, ठीक है, एक चार्ज बॉडी का। जैसे मैं फील्ड में लाऊंगा, मुझे यहाँ पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। इस वर्क डन को करने के लिए यहाँ पर जो मैंने चार्ज यूज किया, एक वर्क डन यहाँ पर जो हो रहा है, वो वर्क डन मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब डायरेक्टली मैं उस वर्क डन को ही नहीं बोलूंगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो मैं टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूँ, पर यूनिट चार्ज पर मैं जितना वर्क डन कर रहा हूँ, ये मेरा बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से पोटेंशियल के बारे में थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करूँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is the work done to bring a unit positive charge from infinity to a point. ओके, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये है पॉइंट ए। जनरली पोटेंशियल को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पर हमारा जो पोटेंशियल हो गया वो v सफिक्स a हो गया। ओके, v सफिक्स a हमारे इस पॉइंट पे पोटेंशियल हो गया। अब अगर मैं वहां से यहां ना ले जाकर इस पॉइंट पर लेके जाऊं, तो यहां पर मेरा vb हो गया, इस पॉइंट को मैंने b माना है। मुझे एक बात बताइए, सोचकर बताइए कि va और vb यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे पास आएगा एट पॉइंट ए और जो पॉइंट बी पर आएगा, वो दोनों सेम होगा या डिफरेंट होगा? आई थिंक इट इज क्लियर कि इस पॉइंट पर जो वर्क डन करेंगे, इस पॉइंट पर जो वर्क डन करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो दो डिफरेंट पोटेंशियल्स क्रिएट होंगे दो डिफरेंट पॉइंट्स पर। अगर मैं बोलूं कि मैं वी ए माइनस वीबी कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा हूं ऑफ द पोटेंशियल। इसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म क्लियर हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ नहीं है, बल्कि एक पोटेंशियल ही है। डिफरेंस हम निकाल रहे हैं दोनों पोटेंशियल्स का, इसीलिए हम लोग उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? टू वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट। वो जो वर्क डन हमारा हुआ, वो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन बाय चार्ज। और इसी तरह से अगर आप दो डिफरेंट पॉइंट्स पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, उनके डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन दोनों टर्म्स को एक साथ समझाने का रीजन यह है कि बच्चे ये समझ जाए कि जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ओके, अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है, तो मुझे बताइए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, एंड ऑब्वियसली चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी होगी। अब इसके डायमेंशन की बात करें, तो देखिए डायमेंशन कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने पहले किया है। हमें डायमेंशन ऑफ वर्क पता है, हमें डायमेंशन ऑफ चार्ज पता है, उन दोनों के वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड है तो बीच में डिवाइड पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। मैं यहाँ डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, यूनिट के बारे में बता देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, और इससे वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर एज अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात की जाए, तो स्टैट वोल्ट और ईएसयू यहाँ यूनिट नहीं होना चाहिए था। एक बार इसे चेक कर लेना पड़ेगा। स्टार्ट वोल्ट होता है, ये क्लियर है। ऐसा यूनिट इसका वोल्ट है, वो याद रखिएगा। वोल्ट और स्टार्ट वोल्ट के बीच का रिलेशन यहाँ दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ जो ये वर्ड ईएसयू लिखा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के केस में सेम यूनिट, इसे एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ईएसयू ऑफ पोटेंशियल या ऐसा कुछ वर्ड शायद यूज होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1 वोल्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 वोल्ट? तो देखिए 1 वोल्ट अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, और बच्चे अगर इसे डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेफिनेशन को सही से नहीं समझ रहे हैं। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है वर्क डन बाय चार्ज, राइट। तो अगर आपके सामने पोटेंशियल को ही कह रहा है कि वो 1 वोल्ट है और आपको इसे डिफाइन करने के लिए कहा जा रहा है, जस्ट अ मिनट, आई लॉस्ट माय, ओके हियर। अगर मैं कहूं कि 1 वोल्ट डिफाइन करने कहा जा रहा है, तो ये हमारा एसआई यूनिट है, तो यहां पर जो भी चीजें ली जाएंगी एसआई में ली जाएंगी। वर्क डन का एसआई यूनिट क्या है? जूल। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। तो अगर मैं कहूं कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो आप क्या कहेंगे? जब मैंने पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया, तो मैंने कहा वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यहां वो वर्क डन हो जाएगा 1 जूल। सो if 1 joule of work is done to bring 1 coulomb of charge, जैसा मैंने डेफिनेशन कहा वैसे ही मैं इसे फॉर्म कर रहा हूं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट चार्ज, सो वर्क डन मेरा कितना हो गया? 1 जूल, और यूनिट चार्ज कितना हो गया? 1 coulomb। सो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग 1 coulomb ऑफ चार्ज from infinity to a point in the electric field, then what we, not the electric field, in the field of the charge, then we say that 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज क्रिएटेड। अब अगर इस वर्ड को 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल की जगह पे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया जाए, तो क्या चेंजेस करने हैं आपको ऑलमोस्ट आइडिया हो चुका है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है? तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज वीडियो को पहले लाइक करें और जितना जल्दी हो सके दूसरों के साथ शेयर करें। जो बच्चे जुड़े नहीं हैं उनको जुड़ जाना है।
पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में यहाँ आइडिया दिया गया है। हमारा नेक्स्ट डिस्कशन ईएमएफ के बारे में होने वाला है। अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आया है जो समझने में उनको दिक्कत हुई तो काइंडली कमेंट कर दें, मैं उन क्वेश्चन का आंसर देता हुआ चलूंगा। Okay, as I can see, there is no question that is posted till now, so I would like to continue then. Okay, so बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो आर्टिकल हमारा डिस्कशन में है वो है ईएमएफ, और वीडियो काफी लेंदी हो रहा है, अब तक लगभग आधा घंटा बीत चुका है और मैं एक आर्टिकल कवर नहीं कर पाया। आई डोंट नो कि मैं पूरे वीडियो को कवर कर पाऊंगा या नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। अगला जो आर्टिकल हमारे पास डिस्कशन में है वो है इट्स अबाउट ईएमएफ। तो ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है उसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पर दिया गया है। ये जो डेफिनेशन मैंने दिया है ये बहुत आइडियल डेफिनेशन है, इनको आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इस तरह के डेफिनेशंस को अगर आप अपने बुक में से लिखेंगे इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग देम, आपके को लाभ ये मिलता है कि बुक के डेफिनेशंस ऑलवेज ऑलमोस्ट 100% करेक्ट होते हैं। आप खुद से फॉर्म करने जाएंगे, कुछ चीजों को मिस कर जाएंगे, मे बी वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस वजह से आपके आंसर पर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करें जब भी डेफिनेशन की बात आए बुक से डेफिनेशन को यूज करें। What is EMF? The cause which set up a potential difference in any part of an electric circuit due to the transformation of chemical or other forms of energy into electrical energy is called electromotive force or EMF. I don't know whether you are able to understand or not. देखिए, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए एक बैटरी दिखाता हूँ। अगर मैं आपको एक बैटरी दिखाऊं तो क्या आपको पता है एक बैटरी को जब हम कहते हैं कि वो बैटरी एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, तो बेसिकली होता क्या है? अगर आप एक पोटेंशियोमीटर लेकर इसके इस एंड पर और दूसरे एंड पर अगर आप दूसरा पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो चुका है। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब है कि ये दो बैटरी जो है वो टोटल एग्जॉस्ट हो चुकी है। यानी कि जब आप नया बैटरी खरीद के लाते हैं तो यहाँ पर आपको एक सर्टेन वैल्यू देखने मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे हो रही है? यहाँ तो कोई आपको दिख रहा है कि इस कंडीशन में हमारे पास जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पढ़ा, टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो यहाँ तो कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ नहीं रहा है। यहाँ बेसिकली हो रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, केमिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है उस दौरान यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएटेड है उसके पीछे कौन रीजन है? उसके पीछे रीजन है ईएमएफ। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है उसके पीछे रीजन है ईएमएफ। द कॉज विच सेट अप पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट ड्यू टू द ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल और अदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी या कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्किट में कहीं पर भी आप बोलेंगे सर आपने सिर्फ तो बैटरी के दोनों टर्मिनल के बारे में बात की, आप बैटरी के टर्मिनल क्यों? अगर बैटरी इस वायर के भी दोनों टर्मिनल को यहां पर भी कनेक्ट करके चेक करें आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस का भी रीजन क्या है? उस पोटेंशियल डिफरेंस का रीजन है ईएमएफ। सो कैन वी से दैट ईएमएफ इज अ कॉज which is setting up potential difference and potential difference is the cause which is making फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा तभी तो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है किस तरह से वो एक दूसरे के कॉज बनते हुए जा रहे हैं फाइनली, जिससे करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हो रहा है एसआई और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ ईएमएफ इज वोल्ट। यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है? जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो हमारा ईएमएफ कैलकुलेट हो रहा है, तो ईएमएफ की यूनिट भी सेम होती है वोल्ट, ये याद रखिएगा। सोर्स ऑफ ईएमएफ के बारे में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, ये हम अपने लैबोरेट फुल डिस्कशन में करते हैं, फिलहाल हम इसे नहीं कर सकते। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफी पूछता है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस 1.5 वोल्ट का ईएमएफ देख रहे हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर वो 1.5 टाइप नहीं हुआ है। दिस स्टेटमेंट मींस दैट 1.5 coulomb charge from the positive pole to negative pole the cell is okay, I don't know why it is not written here, मैं इसे करेक्ट कर दूंगा अपने नोट को करेक्शन करते वक्त मैं यहाँ पर करेक्शन अप्लाई कर दूंगा। खैर फिलहाल अभी से समझते हैं कि 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है सर्किट में जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफरेंस है
ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, दिया गया है यहाँ पर, ये सब काफी कॉमन क्वेश्चन है, आई होप ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा। इसके बाद हम आते हैं फाइनल टॉपिक पर इस फर्स्ट आर्टिकल के, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन है उसे हम लोग वन शॉट में पढ़ते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज पर यूनिट टाइम से मेजर किया जाता है। एक सेकंड में कितना चार्ज फॉलो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो होगा, इसे ही हम उस सर्किट का इलेक्ट्रिकल करंट कहेंगे। इसकी ऐसा यूनिट आई की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर्स, बट क्वेश्चन एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि एम्पियर क्या है। तो एम्पियर का डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि अगर एम्पियर यहाँ पर 1 A बन के आ रहा है तो ये 1 Q, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज यानी कि कुलम बाई 1 सेकेंड, यानी कि अगर किसी एक सर्किट में एक सेकेंड में 1 कुलम का चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे कि वहां पर 1 एम्पियर का करंट है। तो 1 एम्पियर का करंट मतलब 1 सेकेंड में 1 कुलम चार्ज फ्लो होना। क्लियर, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ तक किसी के पास कोई क्वेश्चन या डाउट है तो काइंडली कमेंट करके बता दे। थैंक यू एवरीवन, इसी तरह से वीडियोस को लाइक करते रहें। करंट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास सिलेबस में ऑलमोस्ट दोनों ही है, डायरेक्ट करंट के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल्स पे अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए, सो मैं न्यूमेरिकल्स को स्किप करूंगा। हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल ओम्स लॉ की तरफ आते हैं। देखिए इस चैप्टर पे मैंने अपनी जो वीडियो सीरीज बनाई थी उस पे मैंने सिर्फ डिफरेंट लॉज को डिस्कस करते हुए एक वीडियो सीरीज बनाया था, जहां पर एक वीडियो सीरीज बनाई थी जहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। उस तरह के वीडियोस का प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आफ्टर दिस वीडियो एंड्स और ये वीडियो अपलोड होगा। कोशिश करें उन सारे वीडियोस को अच्छे से फॉलो करने की, ये चैप्टर आपके पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। अगला आर्टिकल हमारा डिस्कशन अब होने वाला है ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फर्स्ट वाले आर्टिकल में जो हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड किसी के मन में कोई क्वेश्चन या डाउट आएगा, डोंट वेट फॉर मी टू कम एंड आस्क यू। जैसे ही आप लोगों के मन में डाउट आ गया काइंडली क्वेश्चन को कमेंट कर दे। आई कैन सी इन द सेकंड स्क्रीन एज वेल। जैसे ही मैं यहाँ आर्टिकल को कवर करके फ्री होऊंगा मैं उस सेकंड स्क्रीन पर आप लोगों के वीडियोस को, क्वेश्चंस को देखकर उनका आंसर दे दूंगा। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? देखिए ओम्स लॉ को समझने के पहले मुझे आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अच्छे से आइडिया दे देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि करंट क्या होता है, आपको नहीं पता पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो ओम्स लॉ आपको नहीं समझ आएगा। चूंकि मैंने आज अभी समझाया है तो आपको पता है कि आई सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, वी जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर आप उल्टा क्यों बता रहे हैं? स्टेटमेंट को देखते हैं। अगर मैंने स्टेटमेंट लिखा हो यहाँ, ओके, देखिए यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग अनचेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। बट आप कहेंगे कि सर अगर आप यही कह रहे थे तो आपने लिखा उल्टा क्यों है? दिस इज द ओनली लॉ जहां पर हम इस तरह के मैनिपुलेशन प्रोड्यूस करते हैं फिजिक्स में। टिल 10 के लेवल तक की बात करता हूँ, आप फ्यूचर लेवल की बात नहीं करता हूँ। मैं स्टेटमेंट के बोलते टाइम कह रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहा हूँ तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ V इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, अब इसे बताने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि बच्चे इसे लिखने के साथ हैबिचुएटेड हो जाते हैं और स्टेटमेंट लिखते टाइम भी वो वही कर देते हैं। वो लिखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। नो, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट हो ही नहीं सकता। रीजन तो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट का। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसके स्टेटमेंट में जो यहाँ पर चीजें दी गई है जैसे टेम्परेचर और फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने लॉ के बारे में पहले ही बताया है। तो लॉ के बारे में आप लोगों को याद रखना है, लॉ और डेफिनेशन जब मिले कविता की तरह याद करें। जिस तरह से एक पोएम में आप किसी तरह के चेंजेस नहीं ला सकते उसी तरह से डेफिनेशन और लॉज में कोई चेंजेस लाना सही नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उन चेंजेस की वजह से आप हो सकता है किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर जाए एंड इवेंचुअली यू विल लूज मार्क्स। तो मैं उसे सेफ साइड में रखने के लिए कहता हूँ लर्न देम लाइक अ पोएम। तो वर्ड टू वर्ड दैट इज द मीनिंग। ओके, अब अगर आप इसे अपने लफ्जों में लिख सकते हैं मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती, बस वही है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस ना कर जाए। अब यहाँ पर पॉइंट यह है v इज प्रोपोर्शनल टू I हम लोगों को लॉ से मिला, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ जहां पर मैं k लिखूंगा और I आएगा, तो v इज टू k I आया। बाद में इस k को रिप्लेस करके नाम दिया गया R और इसे बुलाया गया रेजिस्टेंस। इसे बुलाया गया रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आया? रेजिस्टेंस निकल के आया या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इस ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में कहा गया है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और वही हमें फाइनली लीड करता है टू द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आर कैन बी रिटन एज V बाई I। आर कैन बी रिटन एज V बाई I। तो ये हमारा एक डेफिनेशन है।
अब यहाँ पर मैं आपको रेजिस्टेंस के दो टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आइडिया दूंगा जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे जहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। इसे समझाना स्टार्ट करूंगा। ओके, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज। रुकिए, अभी वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आगे आने वाला है, उस पर मैं अभी बात नहीं कर सकता। मैं कंटेंट के दौरान जब उस तरह के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करूंगा तब मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी आप एक एडवांस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो टर्मिनल वोल्टेज से पहले हमें जाननी है टू लर्न द वर्ड टर्मिनल वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं। हम लोग ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस से रिलेटेड दो क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले थे। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ, और एक हो सकता है डिफाइन रेजिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ, दूसरे वाले में है डिफाइन रेजिस्टेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है आंसर में, मैं दोनों आंसर्स को समझाता हूं। जब आपको बोलेगा कि रेजिस्टेंस को डिफाइन करने बाय ओम्स लॉ, तो आपको लिखना है V इक्वल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू फाइनली V बाई आई। ये जो हम लोगों को फॉर्म फाइनली मिला है यहाँ पर R इक्वल्स टू V बाई आई, वेयर इट इज, लॉस्ट माय कर्सर अगेन हियर। ये जो मैंने फाइनल लिखा है R इक्वल्स टू V बाई आई, ये आप तब लिखेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो। क्लियर? लेकिन अगर आपसे बोलता है व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो क्या आप R इक्वल्स टू V बाई आई का डेफिनेशन लिख सकते हैं? आंसर है नहीं। तब आप क्या लिखेंगे? तब आप रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज एन ऑपोजिशन टू द करंट। सो फिजिकली क्या मीन करता है रेजिस्टेंस? फिजिकली रेजिस्टेंस की मीनिंग होती है, वैसे लिटरल मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस भी ऑपोजिशन ही होता है, तो फिजिकली भी वो वही मीन करता है सर्किट में। सर्किट में जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसको स्टॉप करने वाला जो रीजन है वो है रेजिस्टेंस। ओके, वही है हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में कैसे डिफाइन किया गया है? R इज इक्वल टू V बाई आई, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब दोनों में से आप कहेंगे कि ओके सर, ऑपोजिशन वाले टर्म्स में से याद रखना सही है, तो क्या हम हमेशा लिख सकते हैं? पहले ही क्लियर कर चुका हूं, नहीं। रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ पूछने पर R इज इक्वल टू V बाई आई लिखना है। ओनली रेजिस्टेंस पूछने पर आपको लिखना है रेजिस्टेंस इज एन ऑपोजिशन टू द सर्किट, करंट इन द सर्किट। उसके बाद अगर आप इसे इंट्रोड्यूस करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन का वर्ड वो फिजिकल मीनिंग मेंशन करना जरूरी होता है। ये वो क्वेश्चन है जहां पर ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं और जिसकी वजह से उनका मार्क्स लूज होता है। आर के डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ से ऑलमोस्ट मिल चुकी है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच obstruction to the passage of the electric current through it is called resistance of a conductor. यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस चलिए कैलकुलेट करते हैं। R इज टू V बाई आई होता है, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट है वोल्ट, I एम्पियर। तो क्या मैं रेजिस्टेंस को कह सकता हूं कि रेजिस्टेंस का जो हमारा डेफिनेशन निकल के आ रहा है वो आ रहा है V बाई आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर, राइट। अब इस V को वोल्ट में और इस V को हमारे पास सॉरी इस V को पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और ये V हमारा वोल्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या निकल के आ रहा है? रेजिस्टेंस का डेफिनेशन निकल के आ रहा है वोल्ट पर एम्पियर, यानी एक एम्पियर सर्किट में करंट फ्लो होने पर एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का, अगर एक यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इस कंडीशन पे एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट यहाँ पर हो जाएगा एम्पियर, अगर क्रिएट हो रहा है तो वहां पर सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है इज 1 ओम। ओके, नाउ बोलेंगे सर ये ओम कहां से आ गया? V बाई ए आपने कहा, V बाई ए को ही ओम के नाम पे डिफाइन किया गया है। तो ओम का जो सिंबल है कुछ इस तरह से लिखा जाता है सिंपल वेज में, मैं लिखते टाइम ऐसे लिख देता हूं, आप फॉलो कर सकते हैं। ओम के इस सिंबल से हमें यह पता चलता है कि वो V बाई ए के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस मतलब एक एम्पियर का सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रहा है उस कंडीशन में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस वहां है। ठीक है, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। चलिए, रेजिस्टेंस के इस यूनिट को डिस्कस करने के बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम्स लॉ पे तो भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल, में एक न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं, इसके बाद मैं इस चैप्टर के इस दूसरे डिस्कशन की तरफ जाऊंगा। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज 15 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? 15 वोल्ट का। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी V हमारे पास दे दिया गया है 15 वोल्ट। देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन किया हुआ भी है साइड में। for which the current flowing through the circuit is 3 amps. So current कितना है सर्किट में? I लिख सकते हैं is 3 amps. Okay. What is the resistance? तो resistance का definition हम लोगों ने पढ़ा था ना, V by I। अभी हम लोगों ने देखा था, तो बस V की वैल्यू पुट करनी है और I की वैल्यू पुट करनी है, राइट। रिजल्ट निकल के आया 5, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस की यूनिट पुट करेंगे तो वो हो जाएगा ओम, 5 ओम। देखिए आंसर वही लिखा गया है। तो इट वाज अ वेरी इजी वन, आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा, आप कर पाएंगे। इस तरह से कुछ और न्यूमेरिकल्स हमारे पास है, उनको फिलहाल डिस्कस नहीं कर सकते जैसा कि मैंने पहले बताया। अब हम आते हैं अपने एक दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म पर, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? तो देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में जैसा आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन है। तो क्या सेल के अंदर में जब
ये चीजें हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां रेजिस्टेंस नहीं है, वहां भी रेजिस्टेंस है, वो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ना चाहेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी क्या है, तो देखिए हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा V इज इक्वल टू आई आर, और आर हमारे सामने आया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस पोटेंशियल और करंट पे डिपेंडेंट फैक्टर है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई असर पड़ता है डिफरेंट फैक्टर्स जैसे कि लेंथ का। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ में ही पढ़ा था कि जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पड़ता है रेजिस्टेंस पर, वो है फिजिकल कंडीशंस का। तो फिजिकल कंडीशन में लेंथ, लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक वायर है जो कि 1 सेंटीमीटर का है और दूसरा वायर है जो कि 1 मीटर का है, ठीक, तो एक छोटा है एक बड़ा है। अब क्वेश्चन उठता है कि किस में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर होगा। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, बड़ा लेंथ, बड़ा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एल बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना बढ़ेगा। वेर एज एक और फैक्टर है, वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक और फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक वायर है जो कि लंबाई दोनों की बराबर है, ठीक है, लेकिन उनमें से एक है मोटा और एक है पतला, इस वजह से ये जो हमारे सामने सेक्शन दिखता है, इस सेक्शन को ही हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं कैपिटल ए से उसे रिप्रेजेंट करूं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आपके वायर की थिकनेस पता चल रही है, राइट। कंसेप्ट इनडायरेक्टली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके थिकनेस के बारे में बता रहा है। तो वायर की थिकनेस के साथ जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना आप थिकनेस बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस कमेगा। अब यहाँ पर बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं, सर ऐसा क्यों होगा। लेट मी टेल यू। बेसिकली जब हम लोग एक सर्किट में मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आप रेजिस्टेंस है और आप मूव करना चाहते हैं, तो लेंथ के बारे में पहले समझते हैं। अगर आप यहां से यहां तक आप मूव करेंगे, तो आप करंट है मूव करना चाहते हैं, यहां से यहां तक आप मूव करेंगे, तो आपके पास एक छोटा सा डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर का, और यहां से यहां तक आपके पास 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो जब आप ट्रैवल करेंगे इतना, आपको जो ऑब्स्टेकल्स रास्ते में मिलेंगे, छोटे रास्ते में कम, बड़े रास्ते में ज्यादा ऑब्स्टेकल्स मिलेंगे, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि रास्ता बड़ा होने पर ऑब्स्टेकल्स बढ़ जाएंगे, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वेयर एज अगर आपको मैं बात करूं, आपके पास एक पतला नैरो सा रास्ता है और आपके पास एक थिक ब्रॉड रास्ता है, उस कंडीशन में पतले रास्ते में आपको ट्रैवल करने पर रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगा, ऑपोजिशन ज्यादा मिलेंगे। वैसे वेयर एज अगर आपके पास बड़ा चौड़ा सा टनल बन जाता है और उससे आपको ट्रैवल करना है, आपके लिए ट्रैवल ज्यादा इजी हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। तो जैसे ही आप थिकनेस को बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस कम जाता है। याद रखिएगा, थिकनेस बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम जाएगा। मोटा वायर और पतला वायर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस पतले वायर का ज्यादा होता है, मोटा वायर यानी रेजिस्टेंस कम होगा। अंडरस्टूड द आइडिया। इसलिए आप नोटिस कीजिएगा, हाउस होल्ड सर्किट्स के दौरान जब भी कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह को करंट फ्लो करवाना होता है, वो मोटे मोटे वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। जितना मोटा वायर इस्तेमाल करेंगे, सर्किट्स में करंट को फ्लो होने में उतना कम वेस्टेज आएगा। अंडरस्टूड। इसीलिए वहां पर हमेशा हम वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए मोटे वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। Moving to the next article, we are going to talk about resistivity. Okay, there are some questions in the screen. I can see it. Okay, मेरा स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा देर में इसे देखता हूँ क्या हुआ ये। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ, चलिए। रेजिस्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब रेजिस्टिविटी को हम डिफाइन करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सॉरी, लेंथ, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इन दोनों को अगर क्लब कर दूं, तो आर की वैल्यू क्या निकलेगी क्लब करने पर, एल बाई ए। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर मैं इक्वल टू में कन्वर्ट करूं, तो मुझे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना पड़ेगा। मैं यहां पर उसे यूज कर रहा हूं रो, इस सिंबल का नाम है रो। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये रो जो है यही है हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए मैं क्या कह सकता हूं, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। ये हमारा रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आएगा, और इसी से हम इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो होगा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, बाय पर यूनिट लेंथ। इस तरह से हम रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन को भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए एक दूसरा रेजिस्टिविटी का हम यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रेजिस्टिविटी के लिए दूसरा वर्ड यूज किया जाता है जो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। याद रखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी ओनली। ओके,
तो इस आर्टिकल में बस इतनी ही चीजें रखता हूँ, वरना काफी वीडियो लेंथी हो जा रहा है ऑलरेडी अराउंड। नो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे छोड़ नहीं सकता। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर कुछ क्वेश्चन समझा देने की कोशिश करता हूँ इन केस आई एम हैविंग अ डायग्राम। Okay, I don't have it. So let me just explain you particular that article only. Okay, मैं यहाँ पर इस फ्री स्पेस पर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास रेजिस्टेंसेस इस तरह से सीरीज में लगाए गए हैं, यानी एक के बाद एक ही लाइन में रेजिस्टेंस को लगाए गए हैं, इस कंडीशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या काम करेगा? तो अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, तो टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं RS यानी सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू सिंपल हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इनके पीछे कैलकुलेशंस भी है, उन कैलकुलेशंस के बारे में फिलहाल मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो रहा है। Whereas there is another system possible कि एक पॉइंट ऑफ करंट से करंट स्प्लिट होकर तीन डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और फाइनली वो तीनों मर्ज करके सर्किट में वापस आ रहे हैं। क्लियर? इस कंडीशन में हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस R1, R2 और R3 को कहते हैं कि ये पैरेलल रेजिस्टेंसेस है, और पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत सारे बुक में मैंने नोटिस किया है, वो इसे एलसीएम करके डायरेक्ट एक फॉर्म निकाल के देते हैं। कभी भी उसे मत फॉलो कीजिए, यही आप लोगों के लिए एनफ है। याद रखना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करने में आपको जो मेहनत करनी है वो वेस्ट हो जाती है। आप एलसीएम खुद भी कर सकते हैं, तो क्यों उनके दिए हुए फॉर्मूला को याद करेंगे? इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से याद रखें। इसके बेसिस पर आपको ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से पूछे गए। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं पूछने के लिए, डिस्कस करने के लिए, लेकिन आपको पता है ये वन शॉट वीडियो है। मैं यहाँ पर मेरा गोल आपको पूरे चैप्टर को डिटेल्स में समझाना नहीं है। मेरा गोल है कि जो चीज मोटी मोटी चीजें हैं जो आपको चैप्टर के बारे में याद होनी चाहिए, उन्हें रिवाइज करवा देना। आगे बढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट की अगर बात की जाए, तो अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो सर्किट हीट करेगा, या हम सब लोगों को पता है। हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड एक लॉ है जिसे हम जूल्स लॉ कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ और हीटिंग इफेक्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो जूल ने अपने लॉ में बताया कि सर्किट में करंट फ्लो होने पर जो हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक फैक्टर है आई, करंट। ठीक है? उनका कहना था कि जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो जितना करंट फ्लो हो रहा है, हीट का प्रोडक्शन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के साथ। ये उन्होंने अपने लॉ में बताया था। क्या बताया था? हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। उन्होंने जो दूसरा पार्ट बताया, उसमें उन्होंने बताया कि हीट जो फ्लो जो जनरेट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के साथ। अब आपको पता है ना कि जब एक इलेक्ट्रिक बल्ब, वो जो फिलामेंट वाली पुरानी बल्ब्स होती थी, उनमें जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करता तो वो बहुत हीट करते थे। वेयर अगर बात की जाए हमारे नए वाले बल्ब्स की, एलईडी वाले बल्ब्स की, सीएफएल वाले बल्ब्स की, तो कंपैरेटिवली वहां पर जो अमाउंट ऑफ लाइट, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कम होता हुआ गया। द रीजन बिहाइंड देम इज सिंपल सी बात है। जैसे ही आप नया इन्वेंट करते हैं, वहां पर आप कोशिश करते हैं कि जो भी आपका वेस्टेज है, जैसे कि रेजिस्टेंस, आप उसे कम करें। तो रेजिस्टेंस को कम करने की कोशिश की गई, जो कि फाइनली हीट प्रोडक्शन को भी कम करता है। तो एच, जूल ने अपने लॉ में तीन पार्ट बताया था। पहले पार्ट में बताया एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। दूसरा उन्होंने बताया एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। थर्ड उन्होंने बताया कितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं, उसके साथ भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो अगर मैं तीनों को कंपाइल कर दूं, तो एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी निकलेगा। याद रखिएगा, यही है हमारा फॉर्मूला, एच इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, यही हमारा जूल्स लॉ है। हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर आपको इतना चीज कम से कम पता होना चाहिए। इस पर बेसिस बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल पर इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में बताया गया है। मैं बस आपसे एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फ्यूज का है। मुझे लगता है कि फ्यूज के बारे में बहुत कम बच्चों को सही आइडिया होता है, इसलिए फ्यूज के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जनरली आज के टाइम पर फ्यूज हमारा यूज नहीं होता है, बट ये कंसेप्ट फ्यूज का आज भी एमसीबी के फॉर्म में हमारे पास है कि एक सर्किट में हमेशा एक फ्यूज रहता है। फ्यूज के बाद हमारे पास डिफरेंट स्विचेस, डिफरेंट फैंस एंड ऑल दोस थिंग्स आर प्रेजेंट। यहाँ ये जो हमारा फ्यूज है, इसका क्या रोल होता है? तो हम लोगों ने नोटिस किया होगा कि फ्यूज में बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप इसे निकालेंगे, इसके अंदर में एक वायर कनेक्टेड होता है। उस कनेक्टेड वायर से के थ्रू ही करंट पास हो रही है। इसे कहते हैं फ्यूज वायर। इस वायर को ही हम कहते हैं फ्यूज वायर।
और फ्यूज वायर का एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है। फ्यूज वायर का रोल बेसिकली ये है कि सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे मिनिमाइज उसे ऑप्टिमाइज करना, यानी कि अगर यहाँ पर मैं एक वायर लगाता हूं तो इस वायर का एक सर्टेन करंट वैल्यू लिख दिया जाएगा कि ये इतने तक के करंट को अलाउ करेगा, उससे ज्यादा करंट होने पर ये हीट होगा और हीट होके ये जल जाएगा। आपको पता है फ्यूज वायर स्पेसिफिक वायर्स होते हैं जो बनाए जाते हैं जिनका करंट कैरिंग कैपेसिटी फिक्स कर दिया जाता है कि ये इतने करंट तक ही फ्लो करने देगा। अगर इससे ज्यादा करंट फ्लो ये सर्किट में करने को दे किसी वजह से होता है तो ये मेल्ट हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपके पास किसी एक स्विच प्लग पर कोई एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था जो कि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा था ड्यू टू सम रीजंस, और मे बी देयर इज अ शॉर्ट सर्किट जिसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो होने लगी। तो उस कंडीशन में फ्यूज वायर जैसे ही एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करेगा, ड्रॉ करने पर वो मेल्ट हो जाएगा और सर्किट हो जाएगा डिस्कनेक्ट, जिससे आपका अप्लायंस हो जाएगा सेफ, वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो ना कर पाए। अंडरस्टूड द आइडिया? तो ये वो कंसेप्ट है जिससे हम लोग सेफ्टी रख सकते हैं इन अ सर्किट बाय यूजिंग अ फ्यूज वायर। Nowadays this fuse wire is replaced by MCBs, जो हम लोग घर में एक यूनिट पर लगा देते हैं और इंडिविजुअल हर जगह पर फ्यूज वायर लगाने की जरूरत नहीं है। घर में कहीं पर भी अगर आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता हुआ दिखा तो आपको जो एमसीबी है वो ट्रिप कर जाता है, यानी कि अगर जनरली स्विचेस नीचे ऑन होते हैं, एमसीबीज ऊपर ऑन होते हैं, जैसे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ वो ड्रॉप हो जाता है, फिर आपको उठाना पड़ता है। इन केस अगर ये किसी छोटे से गलती की वजह से हुआ है, जैसे कि आपने गलती से शॉर्ट सर्किट अपने लाइव वायर को अपने न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया गलती से, उस कंडीशन में ये ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू बना हुआ है और उस कंडीशन में आप एमसीबी को ओपन करने की कोशिश करते हैं, स्विच ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो दोबारा ट्रिप हो जाएगा। ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपके घर पे कहीं पर कोई फॉल्ट है, पहले उसे चेक कर लीजिए। अंडरस्टूड? तो ये फ्यूज वायर का जो कंसेप्ट हमारे पास है या एमसीबी का जो कंसेप्ट है, ये बेसिकली डेवलप्ड कंसेप्ट हमारे पास आता है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओनली। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे मैं न्यूमेरिकल्स करवाने की कंडीशन में नहीं हूं, मैं डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल पावर का। तो चलिए इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। इस दौरान मैंने स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस देख पा रहा था मैंने उनका आंसर दे दिया। आई डोंट नो कि मेरा स्क्रीन स्टक हो गया है या नहीं। आई कांट सी एनी प्रोग्रेस हियर। आई डोंट नो हाउ मेनी आर लाइव। मैं इसके नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रिकल पावर, उसके बाद में पॉसिबल हुआ तो अपने स्क्रीन को रिफ्रेश करूंगा एक ब्रेक लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट मींस द रेट ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द सर्किट बाय द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ नहीं, आप लोगों को पावर के बारे में पता है? पावर किसे कहते हैं? हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पावर पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट टाइम। बिल्कुल, अगर इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम लिया जाए तो वो इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम अगर कैलकुलेट किया जाए तो वही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। अब वर्क डन पर यूनिट टाइम के लिए इसे डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मुलाज है और ये सारे जो फॉर्मुलाज हमारे पास है दे प्ले एन इंडिविजुअल रोल। पावर की यूनिट अगर बात की जाए तो वर्क डन बाय टाइम, इसे यूज करेंगे। यहाँ ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, यही हमारा पोटेंशियल है। और टाइम हमारा क्या था? टाइम तो हमारे पास टाइम है। तो वर्क डन को पर यूनिट टाइम से डिफाइन करने पर वोल्ट पर सेकेंड में बोल सकते हैं। इसके बेसिस पर यहाँ पर बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। देखिए, V इंटू आई, ये एक डेफिनेशन है वर्क डन का। V स्क्वायर इंटू आर, ये एक फॉर्मूला है। आई स्क्वायर आर, ये भी एक फॉर्मूला है। और ये हमें डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स देता है। ओके, यूनिट के बारे में बात कर रहे थे तो जो वोल्ट पर सेकेंड है उसे हम लोग कहते हैं वॉट। ठीक है, वॉट इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। वोल्ट पर सेकेंड को ही रीनेम किया गया है एज वॉट। इसके बाद ये जो डिफरेंट फॉर्मुलाज है, न्यूमेरिकल्स के दौरान क्या किया जाता है, आपको इनमें से कोई दो क्वांटिटी बता दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्वेश्चन में आपको करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है, पावर पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मुला इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस बताया है तो आपको फॉर्मुला जो इस्तेमाल करना है वो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्मुला इस्तेमाल करना। तो ये आपको याद रखना है। बेसिकली ये सारे फॉर्मुलाज इंटरकनेक्टेड है, जहां पर आप चेंजेस ब्रॉड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पुटिंग द वैल्यूज। ओके, v is equals to आई आर को वैल्यू पुट करने पर v is equals vi will be get converted into v square by r। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का डिस्कशन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में ये जो किलोवाट आवर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बीओटी भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स भी दिए गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करना है। ओके, कंपैरिजन ऑफ सीएफएल एंड एलईडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है, कंप्लीट करना है। याद रखिएगा, सीएफएल के साथ एक कंपैरिजन हमेशा पूछा जाता है कि सीएफएल और एलईडी में क्या कंपैरिजन है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो हम लोगों ने सिंपल सी चीज देखी है, एलईडी का लाइफ कंपैरिजन टू सीएफएल ज्यादा होता है। सीएफएल जो है एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है,
एलईडी के केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑलवेज एलईडी इज बेनिफिशियल देन सीएफएल्स। आई होप कि आपको सीएफएल बल्ब्स के बारे में पता है, वो जो लंबे लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स आए थे जो पहले स्टार्ट हुए थे जब हम लोगों ने फिलामेंट वाले बल्ब को इस्तेमाल करना बंद किया, तो व्हाइट कलर के हमारे पास सीएफएल वाले बल्ब्स आने स्टार्ट हुए थे। उन्हें बंद करके आज के टाइम पे हम एलईडी यूज कर रहे हैं। यहां तक हमारा ये हो गया चैप्टर का फर्स्ट 4 आर्टिकल्स। इस चैप्टर का एक और पार्ट डिस्कस होगा अब, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू कंटिन्यू नाउ, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द क्लास हियर। एक बार मैं स्क्रीन रिफ्रेश करके देख लेता हूँ क्या स्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे लग रहा है सब कुछ स्टक हो चुका है स्क्रीन पर। जो बच्चे प्रेजेंट है उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली एक बार दोबारा मुझे बताएं। मैं स्क्रीन दोबारा एक बार ओपन कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कंडीशन है, क्यों ये वीडियोस मुझे दिखा नहीं रहे हैं। ओके, रिफ्रेश हो गया है। टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस वंस अगेन। ओके, अलीना का कमेंट आया है कि टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस को एक बार और बता दें। देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करके आप ज्यादा टाइम ना बर्बाद करें। रेजिस्टेंस जिस इस तरह के क्वेश्चन जो इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज है काफी कम पूछे जाते हैं। अगर प्रीवियस ईयर में कहीं पर आप लोगों के लेवल के हिसाब से बहुत कम पूछे जाते हैं, अगर कहीं पर प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा तो मैं डिस्कस कर लूंगा। इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है ड्यू टू द सिस्टम, जहां पर आपके पास कोई बैटरी यूज हो रहा है, वही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। ये टर्मिनल वोल्टेज के बारे में आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई अभी आप लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन जब हम स्टार्ट करेंगे हम उस चीज को देख लेंगे। जो बच्चे प्रेजेंट है एक बार काइंडली अटेंडेंस दे, वी आर प्रेजेंट, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मुझे, स्क्रीन मेरा स्टक हो चुका है या क्या है। एक तरफ कमेंट दिख रहा है, बीच में स्क्रीन में कोई मूवमेंट है नहीं है। बच्चों, इस चैप्टर में अभी भी काफी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, जिसके बारे में मुझे बताना है, बट ड्यू टू द लैकिंग ऑफ द टाइम आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू डू नाउ, और देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आई नीड टू डू नाउ। Okay, so I can see that there is no other questions that are being asked. The last question which was asked by Alina in the kitchen is the terminal voltage and the internal resistance. Oh, once more. No, there is nothing more. Okay, once more. Okay, so I can see that not a single student is asking any other question. Just I'm concluding the class with the last thing that they are asking. और टर्मिनल वोल्टेज, वैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि टर्मिनल वोल्टेज के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंसेस के बारे में क्लास 10 बेसिस पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर भी एक बार आप लोगों को आइडिया देने के लिए समझा देता हूँ। बेसिकली देखिए, मैं आपके सामने एक बैटरी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। अगर मैं बोलूं कि इस बैटरी को जब हम लोग सर्किट में ऐड करेंगे, सर्किट में चलिए किसी एक सर्किट इसमें के साथ ऐड करते हैं। यहाँ पर एक मैंने बल्ब लगा दिया जो लोडेड कंडीशन में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा इसमें। अब यहाँ पर ये जो बैटरी हमारे पास है, जहां पर जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस सोर्स पर क्या कोई रेजिस्टेंस ऑफर होगा? जी हाँ, यहाँ एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन आपसे हमसे ये पूछा जा रहा था कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टर्म है वो क्लियर हो चुका है। सो व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द source of the energy, source of the electrical current is termed as the internal resistance, the resistance of the is sorry what I'm telling, ध्यान भटक गया था। Okay, so the question was asked that what is internal resistance? The resistance offered by the battery or the source of energy which is creating the current in the circuit is called as internal resistance. Now sometimes they also ask you that what is the terminal voltage. So terminal voltage के केस में जो definition generally हम use करते हैं, याद रखिए terminal voltage is nothing but, ये जो word voltage use कर रहा है ना, यही आपको आइडिया दे रहा है कि it is nothing but a potential difference. What is terminal voltage? Terminal voltage is nothing but a potential difference. कब? कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे? किस पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल वोल्टेज बुला सकते हैं? सो द डेफिनेशन सेज ना कि जब आप एक अक्रॉस द
टर्मिनल ऑफ अ बैटरी चेक करते हैं, किसी भी जहां पर सेल है, जो बैटरी है, जो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी बन रहा है, उसके इस और इस दोनों जो टर्मिनल्स हमारे पास है, इस अक्रॉस द टर्मिनल्स अगर आप एक पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है। याद रखिए यहाँ सर्किट का स्विच ऑन, देखिए मैंने यहाँ पर बल्ब को लोडेड रखा है, ऑन रखा है, तो स्विच ऑन सर्किट में जो उसका एंड्स पर जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है वही उसका टर्मिनल वोल्टेज है। Generally, to write the definition, we generally use this one. The terminal voltage is the potential difference across the terminals of a load. Okay, when the electric circuit is switched on. Now यहाँ पर कुछ याद रखिए, जब भी डेफिनेशन, जब we use the word load ना, तो हम कहते हैं कि एक लोड हमारे पास यहाँ पर कहाँ रखा गया, लोड हम लोग यहाँ बैटरी पे रख रहे हैं, तो इस पॉइंट पर बैटरी के जो दोनों टर्मिनल्स है यहाँ पर, अब ये जो दोनों है वो इसके साथ सेम होगा, लेकिन ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, अगर ये यहाँ पर जो वैल्यू है कुछ डिफरेंस क्रिएट करता है, इसलिए जब हम यूज करते हैं वर्ड टर्मिनल वोल्टेज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ इसे यहां पर कहते हैं कि कोई भी एक लोड ले, लोड पे जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, लोड अगर आप कहीं पर कनेक्ट कर रहे हैं एक सर्किट में, सर्किट हमारे पास है, सर्किट स्विच ऑन है, तो लोड के जो दोनों टर्मिनल से निकल के आ रहे हैं, उस टर्मिनल्स पे जो आपको पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस सर्किट में बहुत कम ऑफर हो रहा है या बहुत क्लोज रख रहे हैं, तो यहाँ पर वो इंटरनल रेजिस्टेंस के, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी के इक्वल हो जाता है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम उसका टर्मिनल वोल्टेज बुलाते हैं। अब टीवी से कंफ्यूज मत होइएगा, टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो काइंडली पूछे ताकि मैं आपको आंसर करके ये वीडियो यहाँ पर बंद करूँ। Something went wrong again. I don't know what. I don't know why it is not showing me the video. जस्ट मिनट बच्चों, मेरे सेकेंडरी स्क्रीन में अगेन दोबारा जो वीडियोस दिख नहीं रहे हैं, कहाँ गए हैं? सोर्स, निशांत अंजुम, आई एम प्रेजेंट। ओके, अलीना ने क्वेश्चन पूछा था, अलीना क्या आप प्रेजेंट है? ओके बच्चों, आज के वीडियो में यहाँ कंप्लीट कर दूंगा। अभी भी 4 आर्टिकल से डिस्कस करने के लिए, अगर पॉसिबल हुआ आज के किसी दिन में किसी दूसरे पार्ट में मैं इन पार्ट्स को कवर करके आप लोगों को वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो दे दूंगा। फिलहाल मेरे लिए टाइम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आई हैव टू वर्क इन अ क्वेश्चन पेपर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड टू कंप्लीट बाय टुडे, आई एम गोइंग टू कंप्लीट ऑल दोस थिंग्स एंड देन आफ्टर एनी टाइम लेफ्ट आई विल डेफिनेटली डू इट। कल के लिए वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, आई डोंट नो कल के लिए भी मैं क्या करूंगा। एक चीज क्लियर है, कल के सुबह की वीडियो हमारी लाइव नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं कल स्कूल में रहने वाला हूँ, तो सुबह में भी वीडियो लाइव नहीं आएगी। उस कंडीशन में अगर जरूरत पड़ा तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग रात में कर दूंगा, इन केस आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियो। अगर मैं वीडियो बना पाया तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास कल सुबह 7 बजे दोबारा आएगी हमारे डे 6 में। कल का हमारा एक नया टारगेट होने वाला है। आज के इस टारगेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। अलीना ने क्वेश्चन पूछा, अलीना प्रेजेंट नहीं है, डिसहार्टनिंग दैट जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो खुद प्रेजेंट नहीं है। चलिए बच्चों, आज यहाँ वीडियो को बंद करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम इस चैप्टर के बारे में, अगर पॉसिबल हुआ आज ही मैं रिमेनिंग वीडियोस भी बना दूंगा, अगर पॉसिबल हुआ मैं कल के लिए भी वीडियो शूट करके रख दूंगा ताकि कल का आपका सेशन रहे। इन केस अगर कल सुबह में सेशन, अगर कल सुबह का सेशन में कल सुबह में रिकॉर्डेड वीडियोस में नहीं दे पाया तो कल रात में 9 बजे के आसपास मैं आप लोगों को लाइव मिलूंगा, सैटरडे रात 9 बजे, ताकि आप लोगों को लाइव सेशन के साथ कल का जो टारगेट है वो कंप्लीट करवाऊं। बाकी जो बच्चे हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों को मैं टारगेट के बारे में अनाउंसमेंट कल सुबह में दे दूंगा। आज का वीडियो यहाँ पर अप करते हैं, मिलते हैं अगले